क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर एनी टू नंबर्स एंड मल्टीप्लाई देम यूजिंग रिकर्सन। बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है ये। चलिए करते हैं इसको करने के लिए हमें सबसे पहले दो नंबर्स यूजर से इनपुट लेना होगा। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में पहले प्रोग्राम को लिख लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से एक एक स्टेप समझाऊंगा कैसे करते हैं। तो देखिए पहले नंबर इनपुट लेते हैं। यहाँ n इज इक्वल टू यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे n1 को मैंने लिया है 2, n2 को लिया है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या ना, 2 और 3 को यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। 2 गया n1 में, मतलब a में, 2 यहाँ से n1 से गया a में, और n2 गया n2 से यहाँ b में गया 3। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जब तक b 0 नहीं होता तब तक हम ये रिकर्सन प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ कर क्या रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि b 0 है क्या, b तो अभी 3 है। तो अभी रिटर्न क्या होगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इफ पार्ट, एल्स पार्ट में आएंगे a प्लस मतलब 2 प्लस फाइंड प्रोडक्ट, यहाँ a का वैल्यू होगा 2 और b का वैल्यू होगा 3 - 1। ऐसे चलेगा पहला स्टेप में ये 2 प्लस होके रहा, फिर 3 - 1 होके ये घट के 2 हो गया। अभी भी इक्वल नहीं हो रहा 0 से, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ आएगा 2 प्लस, ये तो पिछले स्टेप का था, 2 आ गया। यहाँ आएगा 2 प्लस सेम फाइंड प्रोडक्ट 2, 2 - 1, ये गया 2 - 1 होके यहाँ 1। तो ये नेक्स्ट स्टेप में फिर से वही कंटिन्यू होगा, 2 + 2 + 2 प्लस फाइंड प्रोडक्ट 2, 1 - 1। अभी हो गया ये 0। तो अभी इफ वाला पार्ट सेटिस्फाई करेगा क्योंकि b = 0, ये सेटिस्फाई होगा। और यहाँ फाइनली आएगा 2 + 2 + 2 और इसकी जगह आ जाएगा पूरा 0। तो इस हिसाब से हम इसको कर दिए, बहुत ही आसानी से हो गया। मगर ये सिर्फ अभी क्या कर रहा है ना, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही प्रोडक्ट कर पाएगा ये प्रोग्राम, इसकी एक लिमिटेशन है। अभी मैं अगर नेगेटिव नंबर डाल दिया यहाँ पे, मान लीजिए n1 और n2 के लिए मैंने नेगेटिव नंबर डाल दिया, तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो उसको करने के लिए मुझे थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं वो चेंजेस फटाफट करके इसको रीस्ट्रक्चरिंग करके आपको फिर से अभी समझाऊंगा। तो फास्ट फॉरवर्ड मोड में अभी भी फिर से चलते हैं, उसको करने के लिए जो चेंजेस चाहिए मुझे इसमें। अब तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सारे कंडीशंस को इंक्लूड किया है। यूजर क्या क्या इनपुट दे सकता है, यूजर n1 और n2 की जगह किस तरह के इनपुट्स दे सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज को हमने यहाँ कैरिड आउट किया है। एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे n1 है इधर, n2 है इधर। कभी कभी हो सकता है दोनों n1 और n2 हम <0 दे दें। मान लीजिए ये n1 भी <0 हो गया, n2 भी <0 हो गया। तब हम क्या करें, मान लीजिए n1 को मैंने डाल दिया हूँ -4 डाल दिया हूँ, n2 को -5 डाल दिया हूँ। तब हम काम कैसे करें, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, n1 <0 एंड n2 इज आल्सो <0। तब हम क्या करेंगे ना, फाइंड प्रोडक्ट फंक्शन में दोनों को और एक माइनस मल्टीप्लाई करके भेजेंगे। मतलब इसको और एक माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया और इसके सामने भी और एक अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये जाके नॉर्मली जैसे हम पहले ए बी में रिसीव हो गए और अपने आप प्रोडक्ट होके आ जाएंगे। 4 × 5 होके यहाँ रिटर्न होगा 20। यहाँ से ये गया 4 और ये 5, तो रिटर्न होगा यहाँ पे 20। तो 20 को जब प्रिंट करूंगा तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 20, क्योंकि दोनों माइनस होते और प्रोडक्ट होता
जब 20 को हम प्रिंट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि दो माइनस नंबर जब प्रोडक्ट होते हैं तब हमारा आंसर भी तो पॉजिटिव में आता है। तो इसीलिए हमने ऐसे अरेंजमेंट किया है। मान लीजिए अगर कोई एक नेगेटिव होता है, इधर n1 नेगेटिव होता है नहीं तो n2 नेगेटिव होता है, तब हम क्या करें? मान लीजिए ये लेस देन 0 हुआ और ये ग्रेटर देन 0 हुआ और ऐसे हुआ, ये ग्रेटर देन 0 हुआ, ये लेस देन 0 हुआ, तब हम क्या करें? मैं एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं आपको। मान लीजिए यहाँ पे n1 रहा -2, n1 रहा -2 और n2 रहा 3। तो अभी कैसे होगा देखो, n1 का वैल्यू लेस देन हुआ 0, तो हम क्या करेंगे? n1 को और एक माइनस आगे मल्टीप्लाई करके भेजेंगे उसके, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा और 3 जाएगा अपनी जगह पे। तो 2 इंटू 3 हो गए, यहाँ पे 4 5 था इससे पहले, अभी 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3 होके हमारा 6 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे आरएस में आ जाएगा 6, और वो जो 6 को हम प्रिंट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 6 को माइनस मल्टीप्लाई करके प्रिंट करेंगे। तो 2 इंटू 3 हुआ 6 और उसके सामने माइनस मल्टीप्लाई करके हम जब प्रिंट करेंगे तो आंसर सही दिखेगा, -6 दिखेगा ना कि 6। तो इस तरह से हमने इसको हैंडल किया। वही चीज अगर रिवर्स होता, n2 अगर नेगेटिव होता तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता, n2 को माइनस देके हम भेजते, बाकी सेम ही आंसर आता है यहाँ पे। अभी इसके अलावा और क्या क्या इनपुट हो सकते हैं? हमने दोनों नेगेटिव वाला देख लिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वाला देख लिया, और बचता है दोनों 0 हो जाए, नहीं तो एक 0 एक पॉजिटिव रहे, नहीं तो दोनों में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रहे। ये केसेस रहता है। इन सबको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे एल्स पार्ट लिख दिए हैं। यहाँ पे मान लीजिए दोनों 0 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों 0 अगर यहाँ पे गया तो बी 0 हो जाएगा, तो अपने आप रिटर्न हो जाएगा 0। मान लीजिए ए वाला 0 है, बी वाला पॉजिटिव नंबर है, तभी वो ए 0 + 0 0 ऐड करते हुए जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, और सिंगल 0 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस टेक्निक से। और दोनों पॉजिटिव तो हमने पहले से ही टेस्ट कर लिया है कैसे काम करता है। तो आशा करता हूं आपको ये आंसर समझ में आया होगा। आप इसका आउटपुट अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट बैकवर्ड्स यूजिंग रिकर्सन। तो सिंपल सा प्रोग्राम है कि हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है और उसको उल्टा करके प्रिंट करना है। तो प्रोग्राम जैसे कि मैं पहले से करता हूं, फास्ट फॉरवर्ड मोड में मैं कर लेता हूं, फिर आपको एक एक स्टेप्स समझा देंगे। तो पहले ले लेते हैं एक इनपुट स्ट्रिंग, मान लीजिए उसका नाम मैं लेता हूं s = तो ये रहा एक्चुअल कोड। इसको अभी समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे s की जगह मैंने एक स्ट्रिंग लिया, s = मान लीजिए मैंने रजत लिया, ठीक है। तो रजत का मेमोरी में ऐसे रहेगा ये RAJAT 0 1 2 3 4। तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या है? मुझे क्योंकि पीछे से इसको प्रिंट करना है तो इसका लास्ट इंडेक्स जाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मुझे पता चलेगा ना? मैं अगर इसका लेंथ निकालूं, लेंथ ऑफ s निकाल लूं, तो इसका यहां मिल जाएगा मुझे 5, जिसको कि -1 करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाता है लास्ट इंडेक्स 4, जो कि है ये वाला लास्ट इंडेक्स। इसलिए मैंने यहाँ पे len of s -1 करके उसका लेंथ भी भेज दिया, सॉरी उसका लास्ट इंडेक्स भी भेज दिया, ताकि मुझे पीछे से प्रिंट करने में आसानी हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ किया ये। उसके बाद ये s तो गया s में, लास्ट इंडेक्स गया यहाँ पे। लास्ट इंडेक्स जब 0 हो जाएगा घटाते घटाते, तब हम रिटर्न कर देंगे s of 0। तब तक हम क्या करेंगे? s of l प्लस फाइंड रिवर्स s of s, l -1।
तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होगा, एस ऑफ एल मतलब एल का वैल्यू अभी क्या है, अभी एल का वैल्यू है 4। तो पहले स्टेप में ये ऐसे होगा, एस ऑफ एल मतलब यहाँ आएगा टी, यहाँ आप देख सकते हैं एल का वैल्यू क्योंकि 4 है तो 4 का है वैल्यू टी प्लस, तो ये आएगा टी प्लस फाइंड रिवर्स एस कॉमा 4 माइनस 1, ये होगा 4 माइनस 1 दैट इज यहाँ पे आएगा 3। तो अभी 3 भेजा हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 भेजा तो ये इक्वल नहीं होगा, तो 3 का वैल्यू है टी, टी के बाद 3 का वैल्यू है ए, तो ए टी प्लस ए प्लस ये होगा फाइंड रिवर्स यहाँ पे 3 माइनस 1 फाइंड रिवर्स एस कॉमा 2। अभी 2 भेज के कॉल हुआ तो यहाँ भी वैसे ही होगा, ये वाला फॉल्स हो जाएगा, रिटर्न में यहाँ 2 का वैल्यू है जे प्लस फाइंड रिवर्स 2 माइनस 1, तो यहाँ पे है टी प्लस ए प्लस जे, फिर फाइंड रिवर्स एस कोमा 1, अभी 1 गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एल पार्ट में फिर से आएंगे, 1 इंडेक्स में है ए प्लस ये 1 माइनस 1, तो टी प्लस ए प्लस जे प्लस ए प्लस फाइंड रिवर्स एस कॉमा 0। अभी जब 0 हो गया ये अगर एल का वैल्यू अभी 0 हो गया तब आप देख सकते हैं एस ऑफ 0 में रिटर्न करवा दूंगा और ये फाइनल स्टेप होगा इसका, तो यहाँ पे होगा एस ऑफ 0 का वैल्यू है आर, तो इस तरह से उल्टा हमने फॉर्म कर लिया टी ए जे आर, वो आरईएस में आपके रिसीव होगा, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये होगा, आप इसका आउटपुट अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज ए परफेक्ट नंबर और नॉट। तो परफेक्ट नंबर का रूल क्या है ना, ए नंबर इज कॉल्ड एज ए परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल द फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये रहा, तो परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम जो है इसको करने के लिए तो पहले एक नंबर इनपुट ले लेते हैं और प्रोग्राम को फास्ट फॉरवर्ड मोड में चला लेते हैं, फिर समझते हैं कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक नंबर इनपुट, मान लीजिए x में ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू इंट इनपुट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा पूरा सा कोड, इसमें कि हमने परफेक्ट नंबर निकालने का दिखाया है। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर लेता हूं मैं 6, इसके सारे फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1 2 3 और 6, ये रहे इसके 4 फैक्टर। अगर इन सबको मैं टोटल कर दूं 1 + 2 3 3 + 3 6, 6 + 6 इज इक्वल टू आ गया 12, तो 12 डिवाइड बाई 2 क्या और ये 6 आ गया, तो ये हो जाता है परफेक्ट नंबर। कोई भी नंबर जिसके साथ ये सेटिस्फाई करता है रिलेशन तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। और एक नंबर है 28, आप उसमें भी देख लीजिए वो भी ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ पे हम इसी 6 का एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है या नहीं। तो पहले x में ले लिया मान लीजिए 6, तो मैंने यहाँ पे भेजा क्या 6/2 मतलब 3 और 0। 6/2 करने का रीजन ये है कि मैं ये जो फाइनल वाला फैक्टर को इंक्लूड नहीं करना चाहता अपनी कैलकुलेशन में, और इसके साथ ये डिवीजन बाई 2 भी नहीं करना चाहता। अगर इसको इंक्लूड ना करूं तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 6, तो ये वाला मैं प्रूफ करूंगा। बाकी फैक्टर्स विच इज एक्सेप्ट दैट नंबर इटसेल्फ, तो इसीलिए मैं क्या किया वो नंबर को डिवाइड बाई 2 कर दिया, फ्लोर डिवीजन किया। मान लीजिए कोई भी नंबर हो दुनिया का, उसको अगर हाफ से डिवाइड कर ले, उसके डिवाइड बाई 2 कर दे, कोई भी नंबर हो दुनिया का उसको अगर डिवाइड बाई 2 कर दे तो उसका हाफ नंबर या उससे एक थोड़ा सा छोटा नंबर आएगा। अगर उससे बड़ा कोई नंबर है जो उसको डिवाइड करता है तो वो नंबर वो खुद ही है। जैसे यहाँ 6 है, 6 को मैं अगर डिवाइड कर दूं तो आएगा 3, ठीक है। 3 से बड़ा और 6 से छोटा कोई और नंबर है नहीं जो कि 6 को डिवाइड कर दे। इसीलिए मैंने सोचा कि 3 से नीचे वाले जितने नंबर है
उन सबको चेक करूं उसके फैक्टर्स के लिए। तो इसलिए मैंने 6 को डिवाइड बाई 2 कर दिया और 3 भेजा यहाँ से। तो यहाँ पे एन में रिसीव होगा 6, डी में रिसीव होगा 3 और एस में रिसीव होगा 0। अभी ये चेक करते हैं कैसे काम करता है। जब तक डी 0 है, अगर डी 0 है तब ये सारे कैलकुलेशन होगा। अभी तो डी 0 नहीं है, तब एलिफ में आ जाते हैं। एन मोड डी, एन मोड डी मतलब 6 मोडुलर डिवीजन 3, 0 हो रहा है, ठीक है। तो एस का वैल्यू अभी क्या किया हमने, एस का वैल्यू जो कि 0 था पहले, अभी बन गया 0 + 3 ओके 3, ठीक है। अभी रिटर्न करेंगे परफेक्ट में 6 डी -1 जो कि 3 - 1 हुआ और एस का वैल्यू है 3। अभी गया ये ऊपर, फिर से डी का वैल्यू हो गया 2 और एस का वैल्यू हो गया 3। अभी नेक्स्ट स्टेप में डी का वैल्यू अभी भी 0 नहीं है, तो एलिफ में हम आए, एन मोड डी इक्वल टू 0 क्या, 6 मोड 2 इक्वल टू 0 है क्या, हाँ है। तो अभी एस का वैल्यू क्या करेंगे, एस प्लस डी मतलब 3 + 2 होके कितना हो गया 5, 3 + 2 होके 5 हो गया। अभी डी को और एक रिड्यूस करवा देंगे, 2 - 1 ये हो जाएगा 5। तो अभी ऊपर गया, फिर से डी का वैल्यू हुआ 1 और ये एस का वैल्यू हो गया 5। डी तो अभी भी 0 नहीं है, एलिफ में आ गए, एन मोड डी 6 मोड 1 ये इक्वल टू 0 है, मॉडुलर डिवीजन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो 5 + 1 होगा एस का वैल्यू, तो ये हो जाएगा अभी 6। तो ये आ गया अभी 6 एस का वैल्यू, और उसको हम डी को अभी 1 - 1 कर दिए और एस का वैल्यू हो गया 6। अभी ये डी हो गया 0, एस हो गया 6 यहाँ पे। अभी डी को चेक किए, डी इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर डी को चेक किए तो हाँ डी 0 है अभी। तो एन का वैल्यू कंपेयर एस के साथ, तो एन का वैल्यू जो है अभी 6 है, एस का वैल्यू भी आप देख सकते हैं अभी कैलकुलेशन में आ गया 6। तो अभी हम रिटर्न करेंगे परफेक्ट नंबर जो कि यहाँ आरईएस में रिसीव होगा, और उसको बाद में हम प्रिंट कर देंगे x is a RES, x is a परफेक्ट नंबर। इसका आउटपुट आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर एनी 2 नंबर्स एंड फाइंड द जीसीडी ऑफ देम यूजिंग द कर्सर। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 2 नंबर इनपुट करना है और जीसीडी निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो चलिए फटाफट करते हैं इसको। जैसे कि a इक्वल टू ले लिया इंट इनपुट, तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। यहाँ हमने जीसीडी निकालने का प्रयास किया है दोनों नंबर का, और इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ए और बी को हम ऐसे ले लेते हैं, ए है हमारा 30 और बी है हमारा 20। तो इन दोनों का हम जीसीडी निकालेंगे आज। तो यहाँ पे हमें गौर करने वाली बात यह है कि जीसीडी जो फंक्शन हम बनाए हैं इसमें हमेशा बड़ा नंबर पहले जाएगा, छोटा नंबर बाद में जाएगा। जो 2 आर्ग्यूमेंट भेजते हैं हम ए बी, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है इफ एल्स में। इफ में a ग्रेटर देन b है तो a b भेजा जाएगा, एल्स में मतलब b ग्रेटर देन a है अगर फाइंड जीसीडी फंक्शन में b, a भेजा जाएगा। सीक्वेंस ऐसा रहेगा। फिर इस फंक्शन में यहाँ पे आए हम, b का वैल्यू मान लीजिए यहाँ a का वैल्यू है 30, b का है 20। तो अभी अगर b का वैल्यू 0 है तब रिटर्न a करवा देते, मगर अभी है नहीं। तो फाइंड जीसीडी फंक्शन में होगा क्या, अभी b का वैल्यू आएगा यहाँ पे 20 और a मोड b मतलब 30 मोडुलर डिवीजन 20। तो होगा क्या, 30 को 20 से अगर डिवाइड करेंगे 21 जा 20, रिमाइंडर आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आ गया अभी इसका वैल्यू आ गया 10। तो अभी हम 20 और 10 भेज के कॉल किए, तो अभी भी b का वैल्यू 0 नहीं हो रहा। तो हम एल्स पार्ट में आए, और एल्स पार्ट में अभी फाइंड जीसीडी में b आ गया इधर। तो अभी 20 हट के ये हो गया 10, और यहाँ पे कर दिए हमने, इसको मिटा के मैं लिखता हूँ 10 मोडुलर डिवीजन 20 मोडुलर डिवीजन 10, जो कि आ जाएगा हमारा 0। तो वहां से ये वैल्यू गया और 20 को रिप्लेस किया 10, 20 रिप्लेस हो गया यहाँ पे 10, और यहाँ 10 को रिप्लेस किया, ये हो गया 0। तो b का वैल्यू हो गया अभी 0 और a का वैल्यू हो गया 10। तो यहाँ पे b का वैल्यू अभी 0 हो गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया। अभी रिटर्न कर जाएगा a, तो a का वैल्यू है 10, तो आरईएस में आके स्टोर हो गया यहाँ पे 10।
यहाँ से रिटर्न होकर डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ से वैल्यू स्टोर हो गई यहाँ पे, यहाँ 10 आके यहाँ स्टोर होगा। उसके बाद यहाँ हम प्रिंट कर देंगे जीसीडी ऑफ a, b इज इक्वल टू IS। ये हो गया हमारा आंसर। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका आउटपुट अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स एंड प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू दैट यूजिंग रिकर्सन। तो ये भी थोड़ा पेचीदा सवाल है, तो इसको करते हैं। पहले हम क्या करेंगे ना, एक नंबर ऑफ टर्म रिसीव कर लेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए मैं n ले लेता हूं, n इज इक्वल टू इंट इनपुट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये रहा कोड जो कि हमारा फिबोनाची सीरीज निकालेगा रिकर्सन में। इसको करने के लिए हमने सबसे पहले इनपुट लिया एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स मान लीजिए यूजर ने डाला 5, तो 5 को हमने उसके बाद फॉर लूप में भेज दिया। n+1 रहा इसका स्टॉप वैल्यू, मतलब 5+1 होके 6। तो मैंने i के जरिए 1 को भेजा पहले फिबो फंक्शन में। तो फिबो का पहला इनपुट रहा 1 गया यहाँ पे फिबो के अंदर। यहाँ n का वैल्यू हो गया 1। और यहाँ आप देख सकते हैं इफ n इक्वल टू 1 तो इसका रिटर्न करेगा 0। तो आउटपुट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आउटपुट मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, आउटपुट आएगा पहले 0 क्योंकि 0 रिटर्न किया, यहाँ पे आया 0, इस जगह पे 0 रिसीव हुआ और इसके कॉमा दिया है एंड इक्वल टू कॉमा, तो इसके बाद 0 कॉमा होके आ जाएगा आउटपुट प्रिंट। उसके बाद फॉर लूप जैसे आगे बढ़ेगा i का वैल्यू स्टेप वैल्यू 1 होके यहाँ भेजेगा 2। अभी 1 नहीं 2 जाएगा, 2 जाएगा n में रिसीव होगा, 1 नहीं अभी जाएगा 2 जब रिसीव हुआ हमारा तो n का वैल्यू 2 हुआ तो ये रिटर्न करेगा 1। जैसे आप देख सकते हैं एलिफ में, इफ वाला फॉल्स हुआ, एलिफ वाला ये 1 रिटर्न करेगा 1 कॉमा। उसके बाद हम इधर आएंगे और i का वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगा। i का वैल्यू जब 3 होगा तब ये जाएगा इधर, ना if सेटिस्फाई होगा ना एलिफ सेटिस्फाई होगा। तो हम रिटर्न क्या करेंगे ना, एल्स पार्ट में आएंगे, फिबो n-1 फिबो n-2। यहाँ पे 2 फंक्शन कॉल हुआ है। हमें ध्यान से देखना होगा ये करना क्या है इसमें, क्योंकि फिबो का वैल्यू यहाँ इनपुट में 3 है। यहाँ हम देख सकते हैं फिबो का वैल्यू जब 3 है तो यहाँ पे 2 फंक्शन कॉल हो रहा है। इसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, फिबो यहाँ पे 2 पार्ट में हमने स्प्लिट कर दिया क्योंकि n-1 n का वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ n का वैल्यू है 3। तो n-1 जब हुआ तो ये हो गया 2 और n-2 होगा तो ये हो गया 1। तो मुझे बताइए फिबो के अंदर 2 भेजेंगे तो n का वैल्यू जब 2 होगा, ये रिटर्न कर रहा है 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, यहाँ बीच में रहा प्लस। और फिबो का वैल्यू जब n का वैल्यू 1 रहेगा तब ये रिटर्न करेगा 0। 1 + 0 होके हमारा फाइनल आंसर रिटर्न होगा, यहाँ पे आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1, इसका आएगा 0। तो 1 + 0 होके हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1 प्रिंट होने के लिए, तो यहाँ प्रिंट हो गया 1। तो उसके बाद अगर चले हम i का वैल्यू अगर यहाँ पे 4 हुआ उसके बाद तो 4 जाएगा यहाँ पे, 3 की जगह अभी 4 हो गया। तो 4 जब जाएगा यहाँ पे फिर से एल्स पार्ट में आएंगे, तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे वहां पे 3 के लिए किया था 4 के लिए भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फिबो ऑफ 4, क्योंकि n का वैल्यू है 4। तो अभी 2 तरफ से स्प्लिट होगा, एक n-1 n-2। तो n-1 हुआ तो ये आएगा फिबो ऑफ 3, n-2 हुआ तो ये आएगा फिबो ऑफ 2, बीच में रहेगा प्लस। फिबो ऑफ 3 जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे कि यहाँ हम पहले क्या करते थे, ये फिबो ऑफ 2 और एक आएगा फिबो ऑफ 1, बीच में रहेगा प्लस। फिबो ऑफ 2 हम वहां निकाल चुके हैं, आप देखिए
इससे पहले आया था 1 और 1 के लिए आया था वहां पे 0, तो 1 प्लस 0 और ये वाला जो है ये भी आएगा प्लस होके 1 क्योंकि फिबो ऑफ 2 है। तो 2 तक 1 प्लस 0 प्लस 1 ये से होके आता है आंसर इसका 2। तो यहाँ पे रिटर्न होगा हमारा 2। उसके बाद जब i का वैल्यू 5 होगा, ये लास्ट स्टेप रहेगा क्योंकि स्टॉप वैल्यू 6 है इसका, तो 5 जब जाएगा 4 की जगह अभी 5 आएगा और यहाँ पे जब एलिफ पार्ट में है सॉरी इफ आएंगे एलिफ आएंगे वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, दोनों फॉल्स हो जाएगा। एल्स पार्ट में जब आएंगे यहाँ भी वही चीज करेंगे हम। इस चीज को मैं अभी आपको यहाँ पे ही दिखा रहा हूँ कैसे होगा, ये मिटा के कर रहा हूँ। अभी n का वैल्यू जब 5 रहेगा तो अब ये कुछ ऐसा, तो फिबो का ऐसा होगा, फिबो ऑफ 5 दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये n-1 दैट इज फिबो ऑफ 4 और एक n-2 दैट इज फिबो ऑफ 3, दोनों के बीच में रहा प्लस। अभी ये दो पार्ट में फिबो ऑफ 4 भी डिवाइड होगा, n-1 होगा तो फिबो ऑफ 3 होगा प्लस n-2 होगा तो फिबो ऑफ 2 होगा। तो ये फिबो ऑफ 2 जो है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, सॉरी फिबो ऑफ 3 जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा फिबो ऑफ 2 प्लस बीच में एक होगा फिबो ऑफ 1। तो ये 3 जैसे है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिबो ऑफ 2 प्लस फिबो ऑफ 1। तो फाइनली इसका आंसर जब निकालेंगे, देखिए फिबो ऑफ 2 का वैल्यू हमें पता है 1 आएगा, फिबो ऑफ 1 का वैल्यू 0 आएगा, ये वाला बीच में आगे फिबो ऑफ 2 यहाँ भी 1 होगा, यहाँ बीच में प्लस इसका वैल्यू आएगा 1 प्लस इसका वैल्यू आएगा 0। तो 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0, तो ये टोटल हुआ 3। तो ये वैल्यू होगा फिबो ऑफ 5 का। तो इस तरह से देखिए आप फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए 0 1 1 2 3, ये हो गए हमारे आंसर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीरीज। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसका आउटपुट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रहा।